हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 52 और आज हम लोग पार्टनरशिप जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों के बीच में एक स्लाइट सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस को डिस्कस करने के बाद सीधा हम लोग जंप करेंगे अपने अकाउंटिंग के ऊपर, जो इस चैप्टर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो शब्द है वो एक शब्द है पार्टनरशिप फर्म का और एक शब्द है पार्टनरशिप का, है ना? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप, और इन दोनों के डिसॉल्यूशन के ऊपर बात होती है। इनके भी डिसॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही है और इनके भी डिसॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। डिसॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? डिसॉल्यूशन का मतलब होता है एंड। सीधी सी बात है, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है एंड। यहाँ पे फर्म अटैच किया गया है तो ये फर्म का मतलब होता है बिजनेस। मतलब पूरा का पूरा बिजनेस एंड हो रहा है। तो अभी तक हमने ये वाला सिनेरियो कभी नहीं देखा था किसी भी चैप्टर में। चैप्टर 2 से हम लोग एंड वाली बातें कर रहे हैं, पर वहां जो बातें हुई थी वो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था आपस का, उसके एंड की बात हुई थी, जो कि चेंज इन पीएसआर के केस में हुई, फिर एडमिशन के केस में हुई, फिर रिटायरमेंट के केस में हुई और फिर डेथ के केस में हुई। कि एग्रीमेंट जो है वो चेंज हुआ, वो एंड हुआ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस विथ अ न्यू एग्रीमेंट। वहां पे कभी भी पार्टनर्स के बीच के इकोनॉमिक रिलेशन खत्म नहीं हुए। यहाँ बिजनेस बिकी नहीं, पर यहाँ पे बिजनेस जो है वो कंप्लीटली शट डाउन हो रही है। पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का आज के बाद इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है। यहाँ तो इकोनॉमिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, चेंज इन पीएसआर हुआ, कोई बात नहीं, पहले प्रॉफिट 50-50 बांटते थे, अब प्रॉफिट 40-60 में बांटेंगे या 60-40 में बांटेंगे। स्टिल देयर वाज सम रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मनी बिटवीन द पार्टनर्स। रिटायरमेंट के केस में वो अपने पैसे लेके बाहर जा रहा है, डेथ के केस में भी आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका सारा हिस्सा दे रहे हो, एडमिशन में एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। पर जब पार्टनरशिप का एंड होता है, फर्म खत्म हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाती है, तो पार्टनर्स के बीच में अब कोई मॉनेटरी रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब आपके बैलेंस शीट में, आपका बैलेंस शीट इस तरीके से बनता है, इधर सारे एसेट्स प्लेस्ड होते हैं और इधर आपकी सारी लाइबिलिटीज प्लेस्ड होती है। अब एसेट्स में और लाइबिलिटीज में एक चीज जो है वो बात आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान पूर्वक समझनी होगी कि एसेट्स में दो तरीके के एसेट्स होते हैं। एक, जिनको आप बाजार में सेल कर सकते हो, है ना, जिनको आप बाजार में सेल कर सकते हो। एक जो होते हैं वो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, है ना बेटा, कूड़ा कचरा, जो कि एक एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं जो बिजनेस में अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं। लाइबिलिटीज में भी बेटा दो तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटीज में एक तो होता है हमारा कैपिटल और दूसरा होता है हमारे रिजर्व्स। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में कई सारी लाइबिलिटीज होते थे, तो जिनका पेमेंट बनता है, इनको पे करना बनता है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस होने वाला है वह वो ये होने वाला है कि जब भी एक पार्टनरशिप का फर्म बंद हो जाए तो उसके वैसे एसेट्स जो बिक सकते हैं उनको बेच दो। उनको बेचने से हमारे पास पैसा आएगा, उन पैसों से आप अपने बिजनेस की जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनका पे ऑफ करो। पे ऑफ करो, अगर पे ऑफ करने के बाद कुछ पैसे बनते हैं तो रिजर्व्स के साथ उस पैसे को मिला के कैपिटल में जोड़ दो, उनके हिस्सेदार। यहाँ पे तो कोई रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, सारा बिजनेस ओल्ड रेशियो में ही चलेगा और यही एक लौता रेशियो होने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो रेशियो के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी पैसे बचे
जो भी रिजर्व्स हैं उनको आप कैपिटल में रेशियोज में बांट दो और कैपिटल का पेमेंट कर दो। तो ये आपका मेनली पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर इसी पॉइंट के ऊपर बनता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने बोली। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आज तक हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, आज हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि सारे एसेट्स सेल होने वाले हैं और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होना है। कौन से एसेट्स? जो सेल हो सकते हैं वो वाले एसेट्स। कौन सी लाइबिलिटीज? तो जो पे होनी है वो वाली लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास रियलाइजेशन का पैसा बचता है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उतने पैसे घटा लिए जाएंगे। और फाइनली हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे और हमारा बैंक बैलेंस लास्ट में ज़ीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने पैसे हमारे पास बचे हैं वो हम कैपिटल पे करके ख़त्म कर देंगे। अगर पैसे नहीं बचे हैं तो पार्टनर्स लेकर आएंगे घर से उतने पैसे और फिर हम लाइबिलिटीज़ पे करके अपने बैंक बैलेंस को ज़ीरो करेंगे। तो आपका बैलेंस शीट पहले के केसेस में जैसे बना के दोनों साइड्स मैच करवाते थे, उसी तरीके से इस बार हम लोग बैंक अकाउंट बना के और बैंक बैलेंस को ज़ीरो करेंगे, क्योंकि बिज़नेस कंप्लीटली शट डाउन कर रहा है। सर, एक बात बताओ, क्या पार्टनर्स ने जो लोन बिज़नेस को दे रखा है या बिज़नेस से ले रखा है, वैसे एडजस्टमेंट्स इन तीनों में से तो कहीं दिख नहीं रहे हैं? हाँ जी, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा जो कि दोनों ही सिनेरियो में होगा। अगर आपका फर्म पार्टनर को लोन देता है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। और लोन बाय पार्टनर टू फर्म, इनके लिए भी सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। इनकी एंट्रीज भी सेपरेटली करेंगे। इसके ऊपर भी हम लोग सेपरेटली सारी बातें करने वाले हैं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो मेरा मेन फोकस आज की वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट को लेके है, और वो किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने एक बैलेंस शीट की हेल्प ली है। आइए चलिए उसको समझते हैं। चलिए, अभी तक की मैंने जितनी बातें की, डिटेल में जाने से पहले मैं एक आपके दिमाग में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो पुट करना चाहता हूँ। फिर बाद में हम लोग बारीकियों से सारी बातें करेंगे। तो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट्स ये है कि ये बैलेंस शीट हमारे सामने गिवन है और ये बिजनेस कंप्लीटली बंद हो रहा है। अब आपको सवाल कुछ कुछ बातें बता रहा है और आपको उसके बेसिस पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो आप सबसे पहले मेरे साथ ये देखो कि एसेट साइड पे क्या क्या लिखा है और लाइबिलिटी साइड पे क्या-क्या लिखा है। मतलब ये जो बिज़नेस बंद हो रहा ये है क्या? थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो कि जो बिज़नेस बंद हो रहा है उसके पास क्या है जो बिक सकता है और क्या है जिसे पे करना ज़रूरी है। तो देखो, पहले ही बैंक में 35,000 रुपए पड़े हैं। तो ये 35,000 का तो यूज़ कर लेंगे हम लोग पेमेंट करने के लिए। चलो इसको साइड करो। स्टॉक है, ये बिक सकते हैं। डेटर्स है 20,000 रुपए के, और इसके अगेंस्ट में प्रोविज़न बना हुआ है 1,000 रुपए का। देखिए, आज बिज़नेस बंद हो रहा है। जो नफ़ा-नुकसान होगा डेटर्स में, जितने भी डेटर्स से रियलाइज़ेशन होंगे, वो तो फाइनल होगा। आपका जो प्रोविज़न है, वो अब किसी काम का नहीं है। तो जब आपने प्रोविज़न बनाया था, तो आपने प्रॉफ़िट्स को कम करके बनाया था। आज की डेट में आप प्रोविज़न को कैंसल करोगे, मतलब वापस से पी&एल में प्रोविज़न को ऐड करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा रूल समझाता हूँ। प्रोविज़न जब भी दिया रहे एसेट्स के अगेंस्ट में, तो आप उस प्रोविज़न को लायबिलिटी साइड में ले जाना, और लायबिलिटी साइड में ले जाने से क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको आने वाले क्लासेस में समझा दूँगा। फिलहाल के लिए आप समझिए, प्रोविज़न को लायबिलिटी मानिएगा और डेटर्स को नॉर्मल एसेट्स बुक वैल्यू पे 20,000 रियलाइज़ेशन अकाउंट में ले जाइएगा। तो डेटर्स से 20,000 रुपए रियलाइज़ हो सकते हैं, है ना? अभी फिलहाल ये मान के चलिए, प्रोविज़न को भूल जाइए।
डेटर से कितने रियलाइज़ हो सकते हैं? 20,000। फर्नीचर बेच के कितने आ सकते हैं? 40,000। प्लांट बेच के कितने आ सकते हैं? 2,10,000। इन्वेस्टमेंट्स बेच के कितने आ सकते हैं? 32,000। क्या ये पीएनएल बेचा जा सकता है? नहीं सर, पीएनएल तो बेचा ही नहीं जा सकता। तो ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो है, वो तो एक मेरे लिए नुकसान है। ये सीधा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये सीधा-सीधा मेरे लिए नुकसान है। तो मैंने जिस पे टिक लगाया है, फिलहाल हम लोग उसी पे फोकस करेंगे रियलाइज़ेशन अकाउंट में। मैंने आपको सीधा एक पॉइंट बताया कि जो बिक सकता है, जो रियलाइज़ हो सकता है, वही जाएगा। आ जाइए अब लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। लायबिलिटी साइड में जो बाहर की लायबिलिटीज़ है, उस पे फोकस कीजिए। ट्रेड क्रेडिटर्स पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड पे करना पड़ेगा। अब ये मिसेज़ का लोन है बेटा, मिस्टर का लोन नहीं है। आपके बिज़नेस में पार्टनर जो हैं वो ए है और बी है। ए ने बहुत बुद्धिमानी से काम चलाया। ए ने खुद अपने नाम पे बिज़नेस को लोन नहीं दिया। ए ने अपनी पत्नी के नाम से बिज़नेस को लोन दिलवाया। और ये बात आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पत्नियों के द्वारा लिया गया जो लोन होता है वो आउटसाइडर्स माना जाता है, और जब भी आपका बिजनेस बंद होगा तो आपके लोन को पे करने से पहले आपके पत्नी, आपके भाई, आपके पिता के लोन को पे किया जाएगा। तो ये तो सेफ साइड में हो गए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बी ने अपने नाम पे लोन लिया था, तो ये तो पे हो गई। बी का लोन जो है वो बाद में देखा जाएगा। मतलब पहले बाहर वालों का पेमेंट करने के बाद जो पैसे बचते हैं, उसमें से बी के लोन को पे किया जाएगा। तो चलिए, बी को अभी आप साइड कीजिए। उसके बाद जनरल रिज़र्व, सर ये तो प्रॉफ़िट्स हैं, एक्सिस्टिंग प्रॉफ़िट्स, पहले के प्रॉफ़िट्स, तो ये तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएँगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, सर ये क्या नया नमूना आ गया? तो बेटा ये बात ध्यान से आपको समझने वाली बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी एसेट्स जिनके अगेंस्ट में रिज़र्व बनाए गए हैं, उनका ट्रीटमेंट रियलाइज़ेशन अकाउंट में डिफरेंट तरीके से होता है। मतलब सर बहुत सिंपल है, मैं आपको आने वाली क्लासेस में तो डिटेल्स में बताऊँगा ही, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जितने भी एसेट्स के अगेंस्ट में प्रोविज़न या रिज़र्व्स बने हैं, उनका ट्रीटमेंट मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा कि वो इस तरीके से ट्रीट होंगे रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाने के लिए। और बाकी तो पार्टनर्स का कैपिटल है, और ये कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में बनेगा। तो मैं आपको रियलाइज़ेशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ऐसे केस में कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप देखना, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक फॉर्मेट बना लिया जाए। जी, रियलाइज़ेशन अकाउंट जो होता है, वो एक नॉर्मल सॉरी नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, ठीक है? पर इसमें सबसे पहले सारे एसेट्स जो बिकने वाले हैं, सारे एसेट्स जो बिकने वाले हैं, वो इसके डेबिट साइड पे चले जाते हैं, और जो सारी लायबिलिटीज़ पे होनी है, वो क्रेडिट साइड पे आ जाती है। तो एक चीज़ तो है, वो कन्फर्म है कि यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स लिखा जाएगा हमेशा। स्टार्ट यहीं से होगी, टू सन्ड्री एसेट्स, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ये आप इसीलिए लिखते हो कि सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे और जो बिक सकते हैं, और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। पहला काम ये करते हैं, तो पहले स्टॉक को उठाएं, यहाँ लिख के स्टॉक रियलाइज होगा, 24,000 लिख देते हैं सर। फिर डेटर्स बुक वैल्यू पे मैंने आपको बताया इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, मैं वो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिखिएगा डेटर्स बुक वैल्यू 20,000 रुपए, और जो ये प्रोविज़न है वो लायबिलिटी मानोगे और इस तरफ लेके जाओगे 1,000 रुपए। अब देखो, प्रोविज़न ये रियलाइज़ेशन को मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, और नॉमिनल में डेबिट साइड एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए होता है, और क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन के लिए होता है। जब प्रोविज़न को क्रेडिट साइड पे लिख दिया गया, मतलब कि आपने मान लिया कि ये आपका गेन हो गया। इसीलिए इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फिर फर्नीचर लिखेंगे 40,000 रुपए, प्लांट लिखेंगे 2,10,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट लिखूँगा 32,000 रुपए का। ठीक है? और जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो रिजर्व्स बना है, वो भी इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। वो लायबिलिटी तो नहीं होती है, इसीलिए इसको लायबिलिटी से बाहर लिखो, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कितने का बना हुआ था? 4,000 रुपए का। रिजर्व और प्रोविज़न का ट्रीटमेंट किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट में दिखे, तो वो ऐसे ही करना। रिजर्व को क्रेडिट साइड पे ले जाना, प्रोविज़न को भी क्रेडिट साइड पे ले जाना, और जो एसेट्स हैं उसको बुक वैल्यू पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना।
अब आप आ जाइए लायबिलिटी साइड के ऊपर, और जो भी बाहरी लायबिलिटी है सब वहाँ यहाँ पे लिखिए। ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000 और मिसेस एज लोन 9,000, और फिर एक ईपीएफ था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000 का। जी, तो ये आपका टोटल लगा देता हूँ मैं, 43, 52 और 60, 1,12,000, 24, 20, 44, 40, 84, 294 और 294 एंड 32, 296, 326, 3,26,000। तो यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई। पहला स्टेप आपको रियलाइजेशन में ये दिखा कि आप रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को डेबिट साइड पे और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे लेके जाने वाले हो। अब सर, अब क्या करने वाले हैं? देखिए, अब रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। अब आपको ये करना है, आपको एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पे करना है, इतना काम करना है। तो स्टेप वन आपका क्लियर हो गया। स्टेप टू, स्टेप टू में आप क्या करोगे? ये जो एसेट्स हैं, ये वाले एसेट्स, 1 सेकेंड सर, ये जो आपके सन्ड्री एसेट्स हैं, आप इन्हें सेल करोगे। तो देखिए, सवाल आपको यहीं पे बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला है, और हम लोग मेनली यही फोकस, मेरा आज की क्लास का ये ड्यूटी था कि आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना दिया जाए कि काम कैसे हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग धीरे-धीरे एक-एक बेसिस को समझेंगे, एक-एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो यहाँ आपका दूसरा स्टेप है सन्ड्री एसेट्स बेचना। तो आपके सवाल में क्लियरली बताया गया कि सन्ड्री एसेट्स जो बेचा गया है वो 3,53,000 में बेच दिया गया। किसको बेचा गया सर? बेचा जा सकता है बाहर वालों को, बेचा जा सकता है अपने खुद के पार्टनर्स को, और बेचा जा सकता है आपके एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ वालों को। मतलब एसेट्स की बिकवाली 3 अलग-अलग सर्कमस्टांसेस में सवाल आपको बताएगा। या तो बोलेगा कि पार्टनर उठा के ले गए, या तो बोलेगा बाहर वालों को बेच के कैश ले आए, और या तो बोलेगा कि एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ से ही उनका सेटलमेंट हो गया। तो जो भी बताएगा उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से इसको फोकस करेंगे। आज की क्लास में तो हमें सीधा बताया गया कि हमारे सारे एसेट्स जो हैं वो बिक गए हैं। तो जब हमारे सारे एसेट्स बिक गए हैं, तो यहाँ पे लिखिए बैंक और यहाँ लिख दीजिए सेल ऑफ एसेट्स, है ना? अच्छे तरीके से प्लेस कर दीजिए, और ये हो गया आपका टोटल 3,53,000। 3,53,000 में हमने सारे एसेट्स को बेच दिया। उसके बाद कह रहा है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ है, जितनी भी लायबिलिटीज़ उनका पेमेंट कीजिए। तो हमारे पास लायबिलिटी क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास लायबिलिटी नहीं है, इसका पेमेंट नहीं होगा। ये तो प्रॉफ़िट को इफ़ेक्ट करने के लिए हमने प्रोविज़न को लायबिलिटी साइड पे लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा है ताकि हमारा प्रॉफ़िट बढ़ जाए। क्योंकि जब हमने ये प्रोविज़न क्रिएट किया था तो प्रॉफ़िट को घटा के किया था, और आज जब इस प्रोविज़न का कोई यूज़ नहीं है, तो वापस से हम लोग प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको पुट किया है, और इसका कोई काम नहीं है, ये बाहर कहीं पे नहीं होने वाला है। पे जो होने वाला है वो है क्रेडिटर्स, पे जो होने वाले हैं वो मिसेज़ ए के लोन, पे होने वाला है एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आप सारी लायबिलिटीज़ को क्लब करके पे कर देंगे। तो 1,12,000 में से 1,000 का पेमेंट नहीं होगा, तो 1,11,000 का पेमेंट तो होगा ना। चलिए, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके एसेट्स की रिकवरी हुई 3,53,000, और आपने उसमें से 1,11,000 रुपए का लायबिलिटी पे कर दिया। अब होता क्या है कि जब भी ये रियलाइज़ेशन का काम चलता है, जब भी ये रियलाइज़ेशन का काम किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो कुछ खर्चे होते हैं, कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, जो लीगल एक्सपेंसेस कैरी आउट करने पड़ते हैं। तो वो लीगल एक्सपेंसेस का हमने 12,000 रुपए पे किया है, जो कि इसी पैसे में से पे होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे 12,000 रुपए का। तो पैसे जब आए, तो आपका क्रेडिट साइड बढ़ गया, पैसे जब घट रहे, तो आपका डेबिट साइड इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि आपका जो एग्ज़ैक्ट बचत, प्रॉफ़िट कितना हुआ इस पूरे सिनेरियो को। तो देखिए, 1,12,000 की लायबिलिटीज़ इधर ऐड हुई थी, फिर ये 4,000, 1,16,000, 1,16,000 प्लस 3,53,000, तो इसका टोटल कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये आएगा 639, मैं 1 सेकंड कैलकुलेट कर लेता हूँ।
4,69,000 इधर का भी टोटल आएगा और इधर भी कमी अमाउंट है, तो 4,69,000 पैसे बच रहे हैं। मेरे पास रिकवरी बहुत हुई थी, एसेट्स महंगे में बिके थे और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट भी कर दिया हमने, तो कुछ पैसे तो बचने ही चाहिए। 3,26,000 इधर माइनस होगा, 1,11,000 माइनस हुआ और 12,000 का एक्सपेंसेस माइनस हुआ। सर मेरे पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है। तो जो 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट बच रहा है, वो आप ए और बी के बीच में उसके कंसर्न्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें इस सवाल में रेशियो पता नहीं है, तो हम लोग इक्वली बाँट देते हैं 10,000 और 10,000। ये रहा हमारा रियलाइज़ेशन। तो आई होप मैंने आपको स्टेप सारे समझाए। स्टेप 1 में रियलाइज़ेशन में बैलेंस शीट से सारे एसेट्स जाके डेबिट साइड पे प्लेस हो जाएँगे, नाम लिखा जाएगा सन्ड्री एसेट्स और जितने एसेट्स बिक सकते हैं बस वही जाएँगे। जो एसेट्स की कैश में रिकवरी हो सकती है वही जाएगी। बात ध्यान में क्या रखना है, वैसे एसेट्स जिसके अगेंस्ट में प्रोविज़न बना हुआ है, जिसके अगेंस्ट में रिज़र्व बना हुआ है, उनकी ट्रीटमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक वैल्यू को डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी प्रोविज़न और रिज़र्व होगा उसको रियलाइज़ेशन या क्रेडिट साइड में बाकी लायबिलिटीज़ के साथ जाके लिखेंगे। प्रोविज़न लायबिलिटी के साथ और रिज़र्व को अलग से लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, बाकी के बचे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे लिखा। फिर हमने देखा सवाल में एसेट्स कैसे बेचा गया है, किसको बेचा गया है, तो जैसे बेचा गया उसको लिख दिया। फिर जो लायबिलिटीज़ थी उनको हमने पे कर दिया, कुछ एक्सपेंसेस थे वो पे कर दिया और रियलाइज़ेशन का प्रॉफिट। अब बचती है जर्नल एंट्री जो मैं तुमको समझाऊँगा। जर्नल एंट्री समझाने के बाद आज की वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बहुत बारीकियों से एक-एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, तब आपको कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगी, जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में हम लोग रियलाइज़ेशन के क्रेडिट साइड से फ़ोकस करते हैं। अ क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री पे पहले फोकस करते हैं। चलिए क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन में देखिए, क्रेडिट साइड में 3 बातें हुई। पहला लायबिलिटीज़ गई ट्रांसफ़र हुई, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व ट्रांसफ़र हुए और तीसरा बैंक ट्रांसफ़र हुआ। तो 3 एंट्री बनती है क्रेडिट साइड पे। तो इन तीनों एंट्री में कॉमन रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहली एंट्री सन्ड्री लायबिलिटीज़ के लिए, फॉर सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो इसकी एंट्री क्या हुई थी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट और कौन सी बात थी जी, मिसेस एज लोन। हाँ जी, मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आप बेटा लिख लेना, अमाउंट पे मैं फोकस नहीं कर रहा। दूसरी एंट्री थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेके, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, जो हमने एसेट सेल किया था उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर सेल ऑफ एसेट्स। ये हो गई क्रेडिट साइड वाली एंट्री। अब डेबिट साइड की एंट्री कितनी हुई थी वो एक बार चेक करते हैं। डेबिट साइड की पहली एंट्री थी सन्ड्री एसेट्स के ट्रांसफ़र की, दूसरी थी लायबिलिटीज़ के पेमेंट की, थर्ड एक्सपेंसेस की और चौथी प्रॉफिट्स की। तो 4 एंट्री हुई थी। तो आइए पहला हम लोग एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स के लिए। सन्ड्री एसेट्स, इन सारे एंट्रीज में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 24,000, टू डेटर्स अकाउंट, बस ये ध्यान रखना डेटर्स जो होंगे वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, है ना, 20,000, टू फर्नीचर अकाउंट 40,000, टू प्लांट अकाउंट 2,10,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 32,000। ये हुई थी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज के पेमेंट की हुई थी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट
फिर थर्ड क्या था? अच्छा, कितने का पेमेंट था? 1,11,000 का ना? एंड सेम फॉर बैक ऑल्सो 1,11,000। फिर थी एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, हमने एक्सपेंस पे किए थे 12,000, 12,000, ये थी एक्सपेंस की एंट्री। और लास्ट में हमें जो प्रॉफिट बुक हुआ था उसकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एस कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट। 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 10,000, 10,000। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत छोटा है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और फिर हम लोग नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।